नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे ममता कालिया द्वारा लिखित कहानी खिड़की। कहानी शुरू करने से पहले एक अनुरोध आपसे, चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। तीसरे प्लेटफॉर्म से 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर चलते चलते शिवचरण बाबू हाफ गए। उनकी सीट थी S3, यानी पूरे रेल की लंबाई नापनी थी। इंजन से चौथा कोच जो हुआ, उन्हें अपने पर क्रोध आया। कुली ने जब 2 अटैची देखते ही कहा 10 रुपए, वे तुरंत बैठ गए। हम तो 2 रुपए देंगे। कुली भाग खड़ा हुआ। उन्होंने कंचन को कहा, जरा हिम्मत कर लो बेटी, तो 10 रुपए की बचत हो जाए। कंचन ने बड़ी अटैची खुद उठा ली और छोटी उन्हें थमा दी। पहली 20 सीढ़ियां वे उत्तेजना में चढ़ गए, लेकिन अगली एक एक सीढ़ी उन्हें भारी लगने लगी। ऊपर आते जाते तक घुटने बिल्कुल जवाब दे गए। पुल पर 1 मिनट सुस्ताकर उन्होंने स्वागत कथन किया। 3 बेटियों का बाप कुलियों पर पैसे लुटाए, ये भी नहीं हो सकता। फिर वो लस्टम पस्टम पुल पार करेंगे। जितनी बार कंचन आगे बढ़ जाती, रुककर उनका इंतजार करती। आखिर उसने दुपट्टा कमर में लपेटकर दोनों अटैचियां उठा ली और इस तरह वे S3 तक पहुंच गए। पूरी गाड़ी में अभी अंधेरा था। कंचन ने बेंच खाली देख वहीं अटैचियां रखी और कहा, बैठ जाओ बाबूजी। यहाँ कैसे बैठ जाऊं, कोई लूट ले तो। शिवचरण बाबू एकदम भड़क गए। फिर वे बड़ी अटैची उठाकर डिब्बे तक चले। दरवाजा अभी खुला न था। वहां एक और मुसाफिर इंतजार में खड़ा था। उन्होंने रुककर उससे रेल विभाग की कार्यशिथिलता पर बात की, फिर अपनी चुस्ती और कार्य क्षमता पर मन ही मन मुदित होते हुए वापस बेंच पर लौट आए जहां कंचन बैठी थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो दुपट्टे के छोर से हवा कर रही थी। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म भरने लगा। गलत सलत उच्चारण और रोनी आवाज में अनाउंसर आने जाने वाली गाड़ियों के समय की उद्घोषणा कर रहा था। तकरीबन हर गाड़ी के देर से आने की संभावना थी। अजब बात है, इतनी धांधली है पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, शिवचरण बाबू ने कहा। फर्क तो कंचन को भी नहीं पड़ रहा था, पिता की बड़बड़ाहट या बदमिजाजी का। यथा समय गाड़ी के डिब्बों पर नंबर पड़ गए, आरक्षण सूची लग गई और बिजली भी आ गई। वे लपक कर 39 और 40 बर्थ पर आए। ये साइड की बर्थ थी, ऊपर नीचे की। देखते ही शिवचरण बाबू असंतुष्ट हो गए। कितना कहा था छगन से कि देखकर रिजर्वेशन कराना, पर आजकल कहे मुताबिक न करने की तो कसम खाई है लोगों ने। क्या फर्क पड़ता है बाबूजी, यहीं बैठ जाएंगे, कंचन ने कहा। कितनी सड़ी गर्मी है। शिवचरण बाबू कहते हुए खिड़की खोलने का प्रयास करने लगे। चिटखने खिसकाने और जोड़ लगाने पर भी खिड़की का पल्ला नहीं सरका। तो एक बार फिर वे रेलवे की अकर्मण्यता पर आ गए। उन्होंने आसपास के मुसाफिर को जैसे संबोधित करते हुए कहा, किराया बढ़ाते जा रहे हैं, सुविधाएं घटाते जा रहे हैं, जनता को आप उल्लू समझते हैं। लोग अपना अपना असबाब जमाने में लगे थे। किसी ने जवाब नहीं दिया। एक बुजुर्ग अपने थैले और संदूक में लंबी सी स्टील की जंजीर अटकाकर उसका दूसरा छोर बांधने का ठौर ढूंढ रहे थे। उनके पास बैठे युवक ने उन्हें खिड़की का सरिया दिखाकर कहा, इसमें बांध दीजिए। ऐसे कैसे बांध दे जी, सारी चोड़ियां खिड़की से ही तो होती हैं, उन्होंने तमक कर कहा और फिर किसी कुंदे की तलाश में लग गए। एक महिला बैठती अपने बच्चे को फीड कराने में लग गई। एक और युवक सिर्फ एक हैंडबैग सहित दाखिल हुआ
और सबसे पहले उसने पैंट शर्ट उतारकर कुर्ता पजामा पहन लिया। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि बंद खिड़की सबकी आंखों में खटक रही थी। खुद कंचन ने कई बार खोलने का प्रयत्न किया, पर उससे खिड़की नहीं खुली। तभी सामने की सीट का युवक बोला, ठहरिए, मैं खोल देता हूँ। युवक ने चिटखनियां सरकाई, दाएं बाएं हाथ से ठोका और खिड़की के पल्ले को उठाने के लिए जोर लगाया। पल्ला टस से मस न हुआ। उफ, ये भारतीय रेल, कहता हुआ और झेपता हुआ वो अपनी जगह पर चला गया। शिवचरण बाबू के मन में अचानक ये विचार उठा कि ये खिड़की का पल्ला नहीं, शिव धनुष है। वे ईजी दफ्तर के बड़े बाबू नहीं, जनकपुर के राजा जनक हैं और ये बगल में बैठी कंचन जानकी है। शिवचरण बाबू रोज सवेरे स्नान के बाद थोड़ी देर रामचरितमानस का पाठ करते थे और गृहस्थी में किच कतर प्योतर कंजूसी के बाद जो भी समय शेष रहता उसमें अपने जीवन के सवालों के जवाब मानस में ही ढूंढने का प्रयत्न करते। गर्मी के कारण डिब्बा भट्टी की तरह दहक रहा था। गाड़ी चल चुकी थी। बीच में बर्थ वाले ने अपने बिस्तर फैला लिए थे। बुजुर्ग सज्जन सामान में अटकी जंजीर अपने पैर में बांध निश्चिंत होकर लेट गए थे और सोने का उपक्रम कर रहे थे। ऊपर की सीट से उतरकर एक लड़का बोला, इतनी गर्मी में आप खिड़की बंद किए बैठे हैं, हद होती है। आप खोलकर देख लीजिए, शिवचरण बाबू ने मुंह में मुस्कुराते हुए कहा। लड़का बड़े आत्मविश्वास से खिड़की पर झुका। उसने प्रोलाइन की टी शर्ट और बफेलो की जींस पहनी हुई थी और लंबा और स्वस्थ युवक था। खिड़की से जूझते समय उसकी बाहों की मांसपेशियां उछलती साफ दिख रही थी। खिड़की के पल्ले पर यथाशक्ति जोर लगाने की गरज से वो पिता पुत्री के बीच में जरा सी जगह में टिक गया और बड़े मनोयोग से संघर्ष में लगा रहा, पर खिड़की अपनी जगह से टस से मस न हुई। युवक ने झेप कर कंचन की तरफ देखा। वो बदस्तूर दुपट्टे से अपने को हवा कर रही थी। क्षण भर को युवक को यह गर्मी, यह उमस अच्छी सी लगी। शिवचरण बाबू ने कहा, अपनी जगह चाहिए, ये आपसे नहीं खुलेगी। मन ही मन तो वह कह रहे थे, कहा तो ऐसे था जैसे खोल ही लेंगे। अब जब समाज में दहेज दिन दुनी रात चौगुनी छटा दिखा रही थी, शिवचरण बाबू को स्वयंवर जैसी प्रथा के बारे में सोचना अच्छा लग रहा था। कभी कभी वे कहते भी, मैं तो अपनी बेटियों को फूलों के गहनों में विदा करूंगा। इन्हें मैंने पढ़ा लिखा दिया, अब जो इनकी कद्र करे वो मेरे सामने याचना कर इन्हें ले जाए। इतने ऊंचे आदर्श वाला कोई भी वर अभी तक न मिला था, न मिलने की सूरत नजर आ रही थी। उनकी बेटियों की उम्र क्रमशः 25, 23 और 22 हो चुकी थी और तीनों एमए करने के बाद इधर उधर प्राइवेट स्कूलों में अस्थायी नौकरियों में दुखी थी। इससे राहत महज इतनी थी कि दिन में कुछ घंटे माँ बाप के सीने से बोझ हटा रहता और लड़कियों को पिता से जेब खर्च मांगने की जरूरत न रहती। बावजूद गर्मी और परेशानी के कंचन को इस बंद खिड़की में खेल का मजा आने लगा। उसने पिता से कहा, बाबूजी, आप ऊपर जाकर सो जाओ, कम से कम पंखे की हवा तो लगेगी। शिवचरण बाबू काफी थके हुए थे। बिना प्रतिवाद के बेटी की बात मान गए। ऊपर की बर्थ पर लेटकर उन्हें कुछ चैन मिला और आंखें मूंदने लगी। नींद तारतम्य में नहीं थी, फिर भी थी तो हिचकोले से आंख खुलती तो एक बार झांक कर नीचे देख लेते, बिटिया अपने निरापद एकांत में सजग बैठी है, यानी सामान की रखवाली हो रही है। अलीगढ़ स्टेशन पर 2-3 सवारी चढ़ी। ये छात्रों की टोली लगती थी। एक लड़के की पीठ पर लाल रंग का रक्षक था और हाथ में वाटर बॉटल। शायद इन सब का आरक्षण नहीं था। इस कोच का दरवाजा खुला देख वे चढ़ गए थे। वाटर बोतल देखकर कंचन को प्यास महसूस हुई। उसे अपने ऊपर झुंझलाहट हुई कि कंधे में
थाली में गिलास तो है, पर वाटर बोतल लेकर चलना वो भूल गई। उसकी बाट पर एक युवक बैठा तो उसने संकोच से कहा, थोड़ा पानी देंगे? जरूर। युवक ने अपनी वाटर बोतल उसकी ओर बढ़ा दी। युवक ने बंद खिड़की की तरफ देखकर उससे कहा, आपकी इजाजत हो तो इसे खोल दें। कंचन ने सिर हिला दिया। युवक काफी देर खिड़की के पल्ले से जूझता रहा। उसके सांवले माथे पर पसीने की मोती चमकने लगे। पानी बड़ा शीतल था। वाटर बोतल के स्टिकर पर नाम लिखा था, AKAMU। कंचन ने बोतल लौटाई। युवक ने वही खूंटी पर बोतल लटका दी। आपको इतराज न हो तो मैं यहाँ कुछ देर बैठ जाऊं? कानपुर तक जाना है। कंचन ने सिर हिला दिया। युवक ने आसपास के दृश्य पर नजर घुमाई। नीचे के बर्थ पर सोई बुजुर्ग के पांव में बंधी जंजीर देखकर वो हंस पड़ा। कंचन भी मुस्कुराई। रेशमी पाजेब, उसने कहा। कंचन शर्माई। आप पढ़ती हैं? पढ़ाती हूँ। माफ कीजिए, मैं पढ़ता हूँ, इसलिए सारी कायनात मुझे स्टूडेंट ही लगती है। कंचन को अफसोस हुआ, उसकी पढ़ाई इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गई। उस युवक के साथी अभी खड़े ही थे। बड़ी गर्मी है, एक ने कहा। बाहर तो कुछ सुहावना था, दूसरे ने कहा। शिवचरण बाबू की नींद उचट गई थी। उन्होंने सिर पर खड़े लड़कों का संवाद सुना तो कटखने अंदाज में बोले, फिर बाहर ही जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? बाहर खड़े रहने से कानपुर नहीं पहुंचा जा सकता, दूसरे ने फौरन जवाब दिया। शिवचरण बाबू को हंसी आ गई। बड़े तेज लड़के हैं भाई। उन्होंने सोचा, चलो अच्छा है, सामान की ही चौकसी करेंगे। लड़के बारी बारी से खिड़की से जूझे। शिवचरण बाबू उन्हें चुनौती की मुद्रा में देख रहे थे। एक लड़का बहुत लंबा चौड़ा था। उसका रंग गेहुआ था और उसके चेहरे पे मूछें फब रही थी। देखने में वो किसी बैंक का मैनेजर या आर्मी का अफसर लग रहा था, बल्कि वो इस वक्त शिवचरण बाबू को वानासुर लग रहा था। उसके पास खड़ा लड़का रावण प्रतीत हो रहा था। उनमें से कोई भी खिड़की खोल नहीं पाया। कुछ ही पल में लड़के हवा की तलाश में अगली खिड़की तक बढ़ गए। एके वहीं बैठा रहा। शिवचरण बाबू की आंख फिर लग गई। एके इस बीच विस्तार से कंचन को बता रहा था कि वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थीम ऑफ एलियनेशन इन रामायण पर अंग्रेजी में रिसर्च कर रहा है। इस कोण से रामकथा का विश्लेषण कंचन के लिए एक नई चीज थी। एके ने बताया, रामकथा का हर पात्र एकाकी है। राम पत्नी के बिना वन में, सीता राम के बिना लंका में, भरत स्थानापन्न राजा के रूप में अयोध्या में, लक्ष्मण उर्मिला के बिना और उर्मिला पति के बिना राजमहल में, कौशल्या बेटे के बिना एकांकी है। दशरथ भी एक अजनबी की मौत मरते हैं। ये कई पूरे समाज में तिरस्कृत अकेली है। यहाँ तक कि रावण भी अपने एक पक्षीय सम्मोहन में एकाकी है। एलियनेशन के सूत्र पाश्चात्य साहित्य में ढूंढने के बजाय भारतीय साहित्य में ढूंढे जा सकते हैं। रामकथा में विनय और भक्ति के अलावा बड़ी गहरी और बहुस्तरीय अंधकथा है, जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। कथावाचकों ने उसको एक सरलीकृत रूप दे दिया है, जबकि यह एक जटिल कथा है। कंचन चकित प्रभावित इस शोध छात्र की व्याख्या सुन रही थी। वो एक बहुत नए, अछूते, अद्भुत अनुभव से गुजर रही थी। रेल की खिड़की तो ज्यों की त्यों बंद थी, पर कंचन को लगा एके की बातों से उसके दिमाग की बंद खिड़कियां एक एक कर खुल रही हैं। इतनी दोनों की जड़ता जैसे चरमरा कर खत्म हो रही है। कानपुर आने वाला था। एके ने अपना पता कंचन को दिया। कंचन से उसका पता लिया। आप पढ़ाना छोड़कर फिर से पढ़ना शुरू कीजिए, मैं आपका सिनॉप्सिस तैयार करवा दूंगा, बल्कि स्कॉलरशिप दिलवाने में भी भाग दौड़ कर लूंगा। कंचन पुलकित हो गई। उसे लगा गाड़ी एक नई दिशा में एक मुकाम की ओर बढ़ रही है। इस वक्त उन दोनों को न गर्मी सता रही थी न भीड़।
इके को लगा ये प्रयागराज एक्सप्रेस कुछ ज़्यादा ही तेज चल रही है, इतनी जल्द कानपुर नहीं आना चाहिए था। चलते चलते उसने कहा, रामायण पर लाख शोध कर लूं, पर ये खिड़की तो मुझसे नहीं खुली। पता नहीं आप क्या सोचे। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि खिड़की नहीं खुली, कंचन ने संकोच से कहा। उसका मुख शर्म से झुक गया। उसे अपने भविष्य की खिड़की खुलती नजर आ रही थी। उसने तय किया वो घर जाकर सबसे पहले अपनी किताबों पर पड़ी धूल साफ करेगी। कहानी समाप्त। कहानी सुनने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।